कभी सोचा है कि सिर्फ एक बार किसी वेबसाइट पर जूते देखने के बाद आपको हर जगह हर ऐप पर जूतों के ही विज्ञापन क्यों दिखते हैं? या फिर आपका नाम और फोन नंबर स्पैम कॉल्स करने वालों तक पहुंच कैसे जाता है? बिल्कुल। ये सब उस अदृश्य तेल के कारण होता है जिस पर आज की डिजिटल दुनिया चल रही है, हमारा पर्सनल डेटा। और अब भारत में इस तेल को कौन, कैसे और क्यों इस्तेमाल कर सकता है, इसके नियम हमेशा के लिए बदल गए हैं। हम्म केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 को नोटिफाई कर दिया है और यकीन मानिए इसके बाद डिजिटल जीवन शायद पहले जैसा नहीं रहेगा। बिल्कुल। ये सिर्फ एक सरकारी नोटिफिकेशन नहीं है, ये एक तरह से डिजिटल दुनिया के लिए भारत का नया संविधान है। नया संविधान, ये तो काफी बड़ा शब्द है। क्योंकि ये हमारे और उन कंपनियों के बीच के रिश्ते को नए सिरे से लिख रहा है, जो हर रोज हमारा डेटा इकट्ठा करती हैं। ये एक पावर शिफ्ट है, मतलब ताकत कंपनियों के हाथ से निकलकर हम जैसे आम यूजर्स के हाथ में आ रही है। चलिए तो फिर इसी पास शिफ्ट पर गहराई से बात करते हैं। ये सब हो क्यों रहा है? मेरा मतलब है, अचानक से सरकार को डेटा की इतनी फिक्र क्यों होने लगी? इसकी जड़ें कहाँ हैं? देखिए, इसकी जड़ें काफ़ी गहरी हैं और इसकी शुरुआत हुई थी साल 2017 में। 2017? हाँ। सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था, जो भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण केसों में से एक बन गया। केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ। ओ, यहाँ पुट्टास्वामी केस। एग्जैक्टली। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी हमारा एक मौलिक अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट। मतलब ये उतना ही जरूरी है जितना कि बोलने की आजादी? एग्जैक्टली। तो वो फैसला एक तरह का निर्देश था सरकार के लिए कि इस अधिकार को बचाने के लिए एक मजबूत कानून बनाया जाए। अच्छा, तो वो एक सिद्धांत था और ये 2023 का एक्ट और अब ये नए रूल्स। उस सिद्धांत को जमीन पर उतारने का तरीका है। ये वो कानूनी ढांचा है जो ये पक्का करेगा कि हमारे इस मौलिक अधिकार का हनन ना हो। कमाल है। तो ये सब सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से शुरू हुआ। अब अगर हम इस कानून की भाषा में उतरें तो ऐसा लगता है कि दो नए किरदार कहानी में आ गए हैं। एक डेटा प्रिंसिपल और दूसरा डेटा फिड्यूशरी। ये सुनने में काफी भारी लगते हैं। हाँ, सुनने में लगते हैं, पर असल में ये हम और आप हैं और वो कंपनियां जिनसे हम रोज डील करते हैं। इसे थोड़ा और आसान करेंगे। डेटा प्रिंसिपल कौन है? डेटा प्रिंसिपल या डेटा स्वामी वो इंसान है जिसका डेटा है, यानी हम और आप। जैसे ही आप किसी ऐप पर अपना नाम, ईमेल या लोकेशन डालते हैं, आप उस कहानी के डेटा प्रिंसिपल बन जाते हैं। ठीक है। और डेटा फिड्यूशरी फिर वो ऐप या कंपनी हुई? बिल्कुल। जैसे कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बैंक या ऑनलाइन शॉपिंग साइट। बिल्कुल। डेटा फिड्यूशरी वो कोई भी संस्था है जो आपके डेटा को इकट्ठा करती है और ये तय करती है कि उस डेटा का इस्तेमाल क्यों और कैसे करना है। फिड्यूशरी शब्द विश्वास से जुड़ा है ना? हाँ। और कानून अब यही कह रहा है कि इन कंपनियों को हमारे डेटा के साथ एक विश्वास का रिश्ता निभाना होगा। वे मनमाने ढंग से इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। इस कानून के दायरे की बात करते हैं, क्योंकि मैंने जो पढ़ा वो काफी चौंकाने वाला था। ये सिर्फ भारत की कंपनियों पर ही तो लागू नहीं होता। नहीं, और यही इस कानून की सबसे बड़ी ताकत है। इसका दायरा भारत के बाहर भी है। मतलब अगर अमेरिका या चीन में बैठी कोई कंपनी भारत के लोगों को सामान या सर्विस दे रही है, तो उसे भी इन भारतीय नियमों का पालन करना ही होगा। अरे वाह! तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तक जो ग्लोबल टेक कंपनियां एक वन साइज फिट्स ऑल पॉलिसी चलाती थी, जो अक्सर अमेरिकी या यूरोपीय नियमों पर आधारित होती थी, हाँ, उन्हें अब भारत के लिए एक अलग प्लेबुक बनानी पड़ेगी। ये सिर्फ एक बड़ा बदलाव नहीं है, ये डिजिटल संप्रभुता की तरफ भारत का एक मजबूत कदम है। भारत कह रहा है कि अगर आप हमारे नागरिकों के डेटा से बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको हमारे नियमों से चलना होगा। इसका असर तो बहुत गहरा पड़ेगा फिर। बिल्कुल। ना सिर्फ उन कंपनियों के खर्चों और लीगल टीमों पर, बल्कि ये भी तय करेगा कि भविष्य में वे कौन से प्रोडक्ट्स भारत में लॉन्च कर पाते हैं और कैसे। तो अब उस सवाल पर आते हैं जो हर कोई जानना चाहता है। एक आम यूजर के तौर पर अब हमारे पास क्या नए अधिकार होंगे? सबसे बड़ा बदलाव क्या है? सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बदलाव है सहमति, यानी कंसेंट को लेकर। कंसेंट? हाँ। अब तक होता यह था कि कंपनियां 50 पन्ने के टर्म्स एंड कंडीशंस में सब कुछ छिपा देती थीं और हम बिना पढ़े आई एग्री पर क्लिक कर देते थे, जो कोई नहीं पढ़ता। कोई नहीं पढ़ता। अब ऐसा नहीं चलेगा। मतलब अब उन्हें साफ साफ बताना पड़ेगा कि वे हमारा कौन सा डेटा ले रहे हैं और उसका करेंगे क्या। एकदम। सहमति के लिए जो नोटिस दिया जाएगा वो सरल और स्पष्ट भाषा में होना चाहिए। उसमें साफ लिखा होना चाहिए कि किस खास काम के लिए आपका डेटा चाहिए। इसे पर्पस लिमिटेशन कहते हैं। अच्छा, एक उदाहरण दे सकते हैं? जैसे अगर कोई टॉर्च वाला ऐप आपसे आपके कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस मांगता है,
तो अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि टॉर्च चलाने के लिए मेरे दोस्तों के नंबर की क्या जरूरत है। और अब मैं ऐसी बेमतलब की सहमति देने से मना कर सकती हूँ। बिल्कुल। और बच्चों के डेटा के बारे में क्या खास प्रावधान है? ये तो आजकल हर माता पिता की सबसे बड़ी चिंता है। ये एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण प्रावधान है। बच्चों या दिव्यांग व्यक्तियों के डेटा को प्रोसेस करने के लिए अब माता-पिता या कानूनी अभिभावक की सत्यापन योग्य सहमति यानी वेरिफाएबल कंसेंट अनिवार्य होगी। वेरीफाइबल कंसेंट, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। इसका असल जिंदगी में क्या मतलब होगा? क्या ये सिर्फ एक चेकबॉक्स पर टिक करना होगा? नहीं, और यही इसका सबसे मजबूत पहलू है। ये सिर्फ चेकबॉक्स टिक करना नहीं होगा। कंपनियों को यह साबित करने के लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे कि सहमति देने वाला व्यक्ति वाकई में बच्चे का पेरेंट या गार्डियन है। जैसे पेरेंट के रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी भेजना या किसी सरकारी आईडी का इस्तेमाल करके वेरीफाई करना, शायद वीडियो वेरिफिकेशन के जरिए पुष्टि करना, कुछ भी जो पुख्ता हो। तो इसका मतलब ये कि अब कोई गेमिंग ऐप मेरे बच्चे से सीधे सीधे उसकी उम्र पूछकर अकाउंट नहीं बना सकता? नहीं, उसे पहले आपसे यानी पेरेंट्स से एक तरह की डिजिटल इजाजत लेनी होगी जो पुख्ता हो। ये तो ऑनलाइन गेमिंग और एडटेक प्लेटफॉर्म्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल, उन्हें अपनी पूरी बिजनेस प्रोसेस बदलनी पड़ेगी। इसके अलावा अब हमारे पास अपने डेटा को सही करने, अपडेट करने और कुछ मामलों में उसे डिलीट करवाने का अधिकार भी मजबूत हो गया है। तो मैं कंपनी से पूछ सकती हूँ कि उनके पास मेरा क्या-क्या डेटा है? हाँ, और अगर आप चाहें तो उसे हटवा भी सकती हैं। ये अधिकार तो कागज पर बहुत मजबूत दिखते हैं, लेकिन क्या इनके लागू होने में कोई चुनौती भी है, जैसे एक छोटी स्टार्टअप कंपनी जिसके पास बड़ी लीगल टीम या बहुत पैसा नहीं है? हाँ, वो इन सभी नियमों का पालन कैसे कर पाएगी? क्या ये इनोवेशन की रफ्तार को धीमा कर सकता है? ये एक बहुत वाजिब सवाल है और निश्चित तौर पर शुरुआती दौर में छोटे और मझोले व्यवसायों के लिए कंप्लायंस का बोझ बढ़ेगा। उन्हें अपना पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा? हाँ, सिस्टम अपग्रेड करना होगा, शायद डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर हायर करने पड़े। लेकिन सरकार ने इसका भी ध्यान रखा है। कुछ मामलों में छोटे स्टार्टअप्स को छूट दी गई है। अच्छा। और लंबी अवधि में देखें तो जब यूजर्स का सिस्टम पर भरोसा बढ़ेगा तो ये बिजनेस के लिए भी फायदेमंद होगा। विश्वास ही तो डिजिटल इकोनॉमी की करेंसी है। सही बात है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। मान लीजिए कोई कंपनी इन नियमों का पालन नहीं करती, मेरा डेटा लीक कर देती है या मेरी सहमति के बिना इस्तेमाल करती है, तो मैं क्या करूंगी? कहाँ शिकायत करूंगी? इसके लिए सरकार ने एक नई और शक्तिशाली संस्था बनाई है, डेटा संरक्षण बोर्ड या डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, डीपीबी। डीपीबी? हाँ, ये बोर्ड ही शिकायतों की जांच करेगा और नियम तोड़ने वाली कंपनियों पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। 250 करोड़? ये तो बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी। और मैंने पढ़ा है कि इस बोर्ड के काम करने का तरीका बहुत अनोखा है। ये एक पूर्णतः डिजिटल संस्था होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्रांतिकारी है। सोचिए, पहले अगर किसी सरकारी विभाग से शिकायत होती थी तो अर्जी लिखो, दफ्तर के चक्कर काटो, लाइनों में लगो। हाँ बिल्कुल। इस बोर्ड ने उस पूरी प्रक्रिया को खत्म कर दिया है। इसे डिजिटल बाय डिजाइन बनाया गया है। मतलब इसकी कोई फिजिकल बिल्डिंग या ऑफिस नहीं होगा। कोई ऑफिस नहीं? नहीं। शिकायत दर्ज करने से लेकर सुनवाई और फैसले तक सब कुछ एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए होगा। यह भारत में अपनी तरह का पहला प्रयोग है जो न्याय को ज्यादा तेज और सुलभ बनाने का वादा करता है। तो इसे हम डिजिटल दुनिया का ट्रैफिक पुलिस कह सकते हैं, जो ऑनलाइन ही चालान काटेगा? बेहतरीन एनालॉजी है। अब तक सड़कें तो थीं, गाड़ियां भी दौड़ रही थीं, लेकिन कोई रेड लाइट या चालान काटने वाला नहीं था। सही। ये बोर्ड वही काम करेगा। अगर कोई कंपनी आपके डेटा के साथ ओवर स्पीडिंग करती है या गलत दिशा में जाती है तो ये बोर्ड उस पर जुर्माना लगाएगा और आपके अधिकारों की रक्षा करेगा। अच्छा, इसमें एक 18 महीने की कंप्लायंस पीरियड की भी बात है। उसका क्या महत्व है? ये नियम आज से ही क्यों नहीं लागू हो रहे? ये एक बहुत ही व्यावहारिक कदम है। सरकार समझती है कि इतने बड़े बदलाव को रातों रात लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए कंपनियों और संगठनों को अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं, टेक्नोलॉजी और नीतियों को इन नए नियमों के हिसाब से ढालने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सरकार ने एक नया ज्यादा सुरक्षित दरवाजा बनाने का नियम तो बना दिया, लेकिन सबको अपना पुराना दरवाजा बदलकर नया लगाने के लिए 18 महीने का समय दिया है। बिल्कुल। इससे मकान मालिक यानी कंपनियां आराम से सही कारीगर और सामान ढूंढकर बदलाव कर सकती हैं, बिना किसी हड़बड़ी के। छोटे स्टार्टअप से लेकर बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों तक सभी को तैयारी का पूरा मौका मिलेगा। एक चरणबद्ध कार्यान्वयन। बिल्कुल, ताकि बिजनेस में कोई बड़ा भूचाल ना आए।
तो कुल मिलाकर देखें तो ये भारत के डिजिटल भविष्य के लिए एक मील का पत्थर है। निजता के मौलिक अधिकार को एक मजबूत कानूनी ढांचा मिल रहा है, हमारी सहमति को सबसे ऊपर रखा गया है, और शिकायतों के लिए एक मॉडर्न डिजिटल सिस्टम तैयार हो रहा है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ डेटा की सुरक्षा के बारे में नहीं है। तो फिर ये किस बारे में है? ये डिजिटल दुनिया में नागरिक के अधिकारों, विश्वास और जिम्मेदारी को फिर से परिभाषित करने की एक कोशिश है। ये भारत को एक ऐसे देश के रूप में स्थापित करता है जो इनोवेशन को तो बढ़ावा देता है, लेकिन साथ ही अपने नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी उतना ही प्रतिबद्ध है। बिल्कुल। और अब जब ये अधिकार हमें मिलने वाले हैं तो ये श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता है। कानून तो बन गया, बोर्ड भी बन जाएगा, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि हम एक डेटा स्वामी के रूप में कितने जागरूक और सक्रिय बनेंगे। क्या हम सच में उन सरल भाषा वाले सहमति नोटिस को पढ़ने का समय निकालेंगे, या पहले की तरह बस एक्सेप्ट पर क्लिक करते रहेंगे? इस नए दौर में, इस पावर शिफ्ट में हमारी अपनी भूमिका क्या होगी?